नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम जो कि प्रीवियस ईयर में हुई थी। उन एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न मैथ्स के अंतर्गत पूछे गए थे। तो यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे ये पेपर फर्स्ट के लिए रहे हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ये पूछे गए प्रश्न थे और इनका पेडागोजी का वीडियो हमने कल ही आपको दिया था। और आज उसके लिए न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बनेंगे वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए और बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाली आपकी जो सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 रहेगी उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं सीटेट तो बिल्कुल आपको ये पता लग जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए, आपके प्रश्न को बहुत सरल से प्रश्न है, ऐसे ज्यादा कोई कठिन प्रश्न मुझे नहीं लग रहे हैं ये। पर आप थोड़ा सा प्रश्न को समझते हैं तो सिर्फ थोड़े से आपको ध्यान पूर्वक समझना है बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है प्रश्नों में। तो आयताकार कार्ड है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। देखिए, सिर्फ यहाँ पर जो दोनों प्रकार के कार्ड हैं उन कार्ड के आकार का अंतर है। इसमें आयताकार है इसके पास और इसके पास वर्गाकार है। तो दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक आयताकार कार्ड है और इस आयताकार कार्ड की जो लंबाई चौड़ाई की बात की गई है तो 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो यदि हम परिमाप की बात करें तो आयत का जो परिमाप होता है, ठीक है ना, आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप की यदि हम बात करें तो आयत का परिमाप होता है 2 और गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई जो है वो 20 है, चौड़ाई जो है 10 है, तो ये हो जाएंगे 30 और 30 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 60। अब दूसरी जो रेणु है उसके पास जो कार्ड है उस कार्ड का जो आकार है वो वर्गाकार है, यानी कि वो चारों भुजाएं उसकी जो है वो बराबर है। थोड़ा सा पूरी तरह वर्ग नहीं बना है तो उसके लिए आप अवॉइड कीजिएगा, है ना, क्योंकि पेन यहाँ पर थोड़ा बहुत हिल डुल जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी भुजा 15 की है। अब जो हमारा वर्ग है, वर्ग के परिमाप की बात करें तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो होगा 4 गुणित भुजा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर 4 गुणित 15 यानी कि हमारा यहाँ पर उत्तर जो है वो निकल के आ जाएगा 60। तो देखिए, इसका परिमाप भी 60 है, इसका परिमाप भी 60 है। परिमाप का मतलब होता है उसके आसपास की जो सभी भुजाएं हैं उनका योग करना है, सीधा सीधा उस आसपास की माप की बात की गई है। तो दोनों के परिमाप का अंतर पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर 60 में से हम 60 घटाएंगे, अंतर हमारा 0 रहेगा, यानी कि दोनों में डिफरेंस जो है वो किसी भी प्रकार का नहीं है। तो हमारा विकल्प फर्स्ट जो होगा 0 सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से समझ गए होंगे और आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इससे भी ज्यादा मजेदार प्रश्न है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखें। दूसरा क्वेश्चन जो है वो काफी सरल सा है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। श्यामा के पास एक आयताकार कागज था और जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। अब देखिए, पहली बार उसके पास जो कागज है वो आयताकार है, फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा, यानी कि रैखिक सममिति जो होगी उसकी संख्या में कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहां पर हम प्रश्न को थोड़ा सा समझ करके देखें तो पहली स्थिति में उसके पास जो कागज था वो कागज एक आयत के आकार का कागज था और जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो है उनका कोई मतलब इसमें नहीं है, वो तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए दी गई है। अब यदि यहाँ पर देखें तो 16 और 8 से कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रश्न यहाँ पर सममिति को लेकर है। तो एक आयत जो होता है, आयत के अंदर सममिति की बात करें तो इसमें सममित रेखाएं कितनी होती है। सममित रेखाओं का मतलब होता है कोई भी आकृति जो होती है उसको उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो आकृति को दो समान हिस्सों या बराबर हिस्सों में बांटती हो। ऐसी लाइनें जो होती है वो एक काल्पनिक लाइनें होती हैं और इन्हीं को हम कहते हैं सममित रेखाएं।
तो देखिए यहाँ पर यदि हम आयत को बात करें तो आयत की आकृति को हम इसमें सममित रेखाओं से बांटते हैं। तो हम यहाँ से यदि एक लाइन खींचते हैं इसमें से, तो देखिए यहाँ पर दो भाग इसके बराबर हो गए, और इन दोनों भागों को यदि हम कागज को यहाँ से मोड़ देते हैं तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक सममित रेखा ये हो गई, और देखिए सममित रेखा केंद्र से होकर के जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी हम बात करें तो एक सममित रेखा इसके अंदर जो है वो ये हो सकती है। हमारी इच्छा ऐसी है कि हम कागज को खड़ा नहीं क्षैतिज रूप में बांटने चाहें या क्षैतिज रूप में हम लाइन खींचना चाहें तो ये ऐसे भी बांट सकते हैं। ये भी बराबर दो समान हिस्सों में कागज को बांट रही है। तो यहाँ पर आयत के अंतर्गत दो सममित रेखाएं हमें मिल रही है। अब देखिए कभी कभी हमारे मन में ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि सममित रेखा एक विकर्ण से होकर भी तो हो सकती है, क्योंकि ये भी कागज को दो हिस्सों में तो बांटता है समान। परंतु देखिए जब आप इन दोनों हिस्सों या इस लाइन के अनुदिश कागज को जब मोड़ेंगे तो ये दोनों भाग एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, है ना, ओवरलैप नहीं होंगे, पूरी तरह से समान रूप से एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि समान रूप से वो ढकना चाहिए। तो ये जो हमारी विकर्ण वाली कंडीशन होगी ना, ये सममित रेखा के अंतर्गत नहीं आएगी। ऐसा इधर से भी करेंगे तो भी नहीं आएगी। तो इसमें विकर्ण के रूप में सममित रेखाएं नहीं होती है। तो आयत के अंदर हमारी जो सममित रेखाएं होती हैं, इसमें हमारी सममित रेखा आयत में हो जाती हैं दो सममित रेखाएं। अब देखिए उसको हमने वर्गाकार स्थिति में बदल दिया कागज को, उसी कागज को। तो हमने जब उसे वर्ग के रूप में बदला तो वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर स्थिति में होती है, और जब चारों भुजाएं बराबर स्थिति में होती है, ये हमने इसको बदल दिया। अब देखिए दो सममित रेखाएं तो इसमें वैसी की वैसी ही रहेंगी जो हमने आयत में देखी थी। दो तो ये हो गई, और इसमें विकर्ण के रूप में भी सममित रेखाएं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर कागज की जो स्थिति है वो वर्गाकार है, और वर्ग के रूप में यदि कागज रहेगा तो बिल्कुल दोनों भाग विकर्ण पर भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर सममित रेखाओं की जो संख्या है, इसमें यदि हम बात करें सममित रेखाओं की, तो इसमें हमारी जो सममित रेखाएं हैं उनकी संख्या इसमें 4 हो गई। तो देखिए रेखिक सममिति की जो संख्या है उसमें क्या बदलाव हुआ जब उसे वर्ग में बदला। तो इसमें सममित रेखाएं 2, उसमें सममित रेखाएं 4। अब आपके अनुसार विकल्प जो है आपके सामने है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। रेखिक सममिति की संख्या बढ़ जाएगी, रेखिक सममिति की संख्या घट जाएगी, या रेखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी, या रेखिक सममिति की संख्या 2 घट जाएगी। तो बिल्कुल 2 बढ़ जाएंगी, यानी कि पहले 2 थी अब उसमें 4 हो गई। तो निश्चित रूप से 2 सममित रेखाएं उसके अंतर्गत और भी बढ़ चुकी है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, मजेदार प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए बेसिक सा प्रश्न है, और यहाँ पर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हम कहें तो 1 घंटे या फिर हम कहें तो 60 मिनट भी हैं ये, है ना। तो 1 घंटे या 60 मिनट में वो 16 किलोमीटर चलती है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब यहाँ पर प्रश्न हमसे कह रहा है 210 मिनट में कितनी चलेगी। तो देखिए 210 मिनट का मतलब घंटे में देखें तो कितना होता है, तो 210 मिनट कह दें, या फिर इसको हम 3 घंटे 30 मिनट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 3 घंटे 30 मिनट, क्योंकि 3 घंटे 30 मिनट का मतलब 210 मिनट ही होगा। 3 घंटे में 180 मिनट और 30 मिनट वो। तो अब आपके सामने 1 घंटे में 16, तो 3 घंटे में कितने चलेगा, तो 3 घंटे में ये चल जाएगी 48 किलोमीटर, है ना। 16 48, और 30 मिनट में यहाँ 1 घंटे का आधा हो रहा है, यहाँ 16 का आधा हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 56 किलोमीटर वो चलेगी 210 मिनट के अंतर्गत, है ना। मैंने यहाँ 2 टुकड़ों में इसे लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि मैंने 3 घंटे का सीधा निकाला और ये 30 मिनट का निकाला है 8 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दिया। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम इसे सूत्र लगा करके भी हल कर सकते हैं, पर जब हमारे प्रश्न सीधे तरीके से हमें समझ में आ रहे हैं और
बेसिक से क्वेश्चन है, एक बार पढ़ने पर ही उत्तर निकल के आ रहा है, तो वहां पर सूत्र लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है ना। तो हम जैसा चाहें, जो तरीका हमें सरल लगे उस तरीके से कर सकते हैं, और नहीं तो हम चाल बराबर दूरी बटा समय से भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न जो है यहां पर है 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10, रिक्त स्थान मतलब संख्याएं इसी क्रम में आगे बढ़ती जा रही, कहीं तक भी जा रही है, का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है। अब देखिए, समझ पर आधारित ही प्रश्न है, कोई कठिनाई का कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ समझ आपकी अच्छी है गणित के अंदर तो बिल्कुल लोअर स्तर के क्वेश्चन है। अब देखिए 10 एक प्लस का है, एक माइनस का है, ये अब ये एक पद हुआ, यानी कि एक संख्या प्लस की एक माइनस की, फिर आगे बढ़े तो फिर 10 प्लस का और 10 माइनस का। अब आप सिर्फ दो संख्याएं लेकर भी इसको समझ सकते हैं, जब आपका प्लस 10 है और माइनस 10 है तो उत्तर कितना हो जाता है 0, इसका 10 प्लस का और माइनस का, यहाँ पर भी 0, या फिर हम इस प्लस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, इस प्लस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, उत्तर 0। अब यहाँ पर पदों की संख्या देखिए, हमने कितने 10 लिए हैं, यहाँ पर 4 लिए, 2 पद लिए हैं, है ना, एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तो यहाँ पदों की संख्या सम होना जरूरी है। अब यदि हमने ऐसा कर लिया कि 10 प्लस का है, माइनस 10 है और फिर 10 प्लस का है, तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हमारा 10 होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इस 10 से ये 10 कट जाएगा पर ये प्लस का बच जाएगा। तो पद की संख्या यदि विषम है तो हमारा उत्तर 0 नहीं होगा। पदों की संख्या यदि सम है तो सम के अंदर हमारा जो आंसर होगा, कितने भी पद दे दिए जाएं, यदि उनकी संख्या सम है तो इनका मान 0 होगा। निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि विषम पद होंगे तो बात अलग हो जाएगी, है ना, उस स्थिति में हमें उसको सॉल्व करना होगा, पर सम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि दिया है 0। तीसरा विकल्प इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न जो है फिर बहुत ही मजेदार प्रश्न है और काफी सरल सा प्रश्न है। अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। चलिए, जैसा प्रश्न हमसे कहता जाता है वैसा हम कर देते हैं। तो देखिए, हमारे पास में एक वर्गाकार हमें कागज लेना है और ये हमने वर्गाकार एक कागज ले लिया, ये हमारा वर्गाकार कागज तैयार है। अब देखिए, थोड़ा बहुत तिरछा है पर कोई बात नहीं, है ना, जगह की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है। 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में वो उसे बांट देती है। तो कहने का मतलब है कि वो इस कागज के अंतर्गत ऐसी 10 आयताकार पट्टियां में इसे बांट देती है। तो सीधा सीधा मतलब है कि हमें इस कागज को ऐसे 10 भागों में हमें विभाजित इसमें कर देना है। तो ये हमने इसको 10 भागों में विभाजित कर दिया, ऐसे उसको बांट दिया, और वहां उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। तो अब इसमें हम 3 पट्टी ले लेते हैं, तो जैसे 1, 2 और 3, तो ये 3 पट्टियां जो हैं इनमें उसने कलर कर दिया, ये हमने इसमें कलर कर दिया 3 पट्टियों के अंतर्गत, ठीक है। अब वहां उसी कागज को 10 कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं खींचती है या बना देती है। तो देखिए 10 लाइनें हमने ऊर्ध्वाधर खींची हैं और 10 ही हम इसमें ऐसी लाइनें खींच देंगे जो कि क्षैतिज लाइनें होंगी, या हमने साधारण लाइन कहें तो आड़ी लाइनें कहें कर देते है ना, आड़ी लाइनें खींच सकते हैं। वो खड़ी लाइनें थी, ये आड़ी लाइनें हैं। तो इस प्रकार से उसने कागज को ऐसे हिस्सों में बांट दिया। अब थोड़ा बहुत लाइनें यदि कम ज्यादा हो गई हो तो देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक लाइन और हमें खींचना है, तो ये मैंने यहाँ खींच दी, ऐसे 10 लाइनें। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें कुल भाग यानी कि जो हिस्से जो बन रहे हैं, कुल वर्ग, है ना, कुल छोटे छोटे वर्ग जो बन रहे हैं, कुल भाग यहाँ पर जो बनाए गए हैं वो 100 भाग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने 10 खड़े और 10 आड़ी लाइनें खींची, तो 100 टुकड़े उस एक आकृति के कर दिए।
अब यहाँ पर प्रश्न हमसे ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वो भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। देखिए हमने कुल कितने भाग रंग दिए, तो 3 पट्टियां रंगी और 3 पट्टियां जो हैं 10 भाग ऐसे भी हुए हैं इनके। तो यहाँ पर हमने 30 भाग यानी कि 30 भाग जो हैं वो हम रंग चुके हैं, 30 खाने 30 वर्ग जो हैं वो रंग चुके हैं, ठीक है ना। और यदि हम देखें तो 70 अभी भी हमारे पास जो है 70 भाग वो बिना रंगे हैं, ठीक है ना, वो बिना रंगे भाग है। तो अब हमें भिन्न के रूप में इसको दिखाना है जो बिना रंगे हुए हैं। तो देखिए हमारे पास कुल भाग कितने थे, 100 में से 70 जो हैं वो बिना रंगे हुए हैं, तो हमारा यहाँ पर भिन्न बनेगा 70/100। अब 70/100 यदि विकल्प में है तो हम कह सकते हैं कि 70/100 इसका उत्तर होगा। पर देखिए 70/100 नहीं है, थोड़ा और आगे हमें चलना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके 0 से इसका एक 0 कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास जो भिन्न के रूप में उत्तर है वो है 7/10। तो 7/10 हमें विकल्प में मिल रहा है, जो कि दूसरा विकल्प यहाँ पर रहेगा। तो देखिए कितना सरल सा प्रश्न है, सिर्फ आप जैसा प्रश्न है वैसा समझते जाएंगे तो कोई कठिनाई वाली बात इसमें नहीं मिलेगी। चलिए निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। बहुत छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है पर अच्छी है। बिन्सी प्रतिदिन 3 घंटे अखबार पढ़ती है और आज उसने 2 घंटे 55 मिनट अखबार पढ़ना पूरा किया। तो बताइए कि उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा। अब सीधा सीधा यहाँ पर मिनट है, घंटे हैं, उनको आपको सेकंड में परिवर्तित करना आना चाहिए। तो देखिए यदि हम बात करें तो 2 घंटे 55 मिनट है ना, 2 घंटे 55 मिनट। अब सीधा सा बात है कि हम जब भी मिनट होते हैं या घंटे होते हैं तो भाई कैसे, तो हम क्या करते हैं कि 2 घंटे को हम एक काम करते हैं 120 मिनट बना लेते हैं और 55 मिनट ये हो गए, है ना। अब दोनों ही हमारे पास मिनट है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब 175 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 175 मिनट और इसमें गुणा कर देते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 175 मिनट के अंतर्गत कितने सेकंड होंगे। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो इसके अंतर्गत हमें मिलेगा 10,500। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, है ना, सिर्फ 10,500। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, रुजदा और रेखा की चोटियों की लंबाइयों 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां भाग और 5/7वां भाग है। दोनों की चोटियों की लंबाई का योग क्या है। अब बहुत ही सरल सा प्रश्न है, ये चोटियों का उदाहरण दिया है, कुछ भी दिया है, तो सीधा सीधा प्रश्न हमसे भिन्नों का योग जानना चाहता है कि हमें भिन्नों का योग आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि दोनों की जो चोटियां हैं, चोटियों का भाग है, उनकी लंबाइयों का योग क्या है। तो हमसे कोई एक्यूरेट मान नहीं पूछा है कि इसकी चोटी कितनी सेंटीमीटर लंबी है, वो भी हम निकाल सकते हैं, पर नहीं पूछा है हमसे, तो योग पूछा है दोनों के चोटियों के भागों का। तो देखिए यहाँ पर हम 4/5 और 5/7 लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर लघुत्तम होगा 35, 5 7 35, 7 चौक 28, ये बना 7 पंजे 35 और 5 25। तो यहाँ पर हमने इनको दोनों को जोड़ा तो 5 8 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 53/35। अब देखिए 53/35 जो है वो तो इसमें उत्तर नहीं दिया है, तो हमें थोड़ा सा और आगे जाना होगा। अब यहाँ पर हम 53 जो है इसको हम यहाँ पर भाग लगा देते हैं। तो देखिए 35 से हम इसको भाग लगा देते हैं यहाँ पर छोटी से रूप में, तो एक बार हमारा भाग जाएगा और यहाँ पर 35 से कम 35 और यहाँ पर बचेंगे शेष इसमें 18। तो अब इसे हम एक मिश्र भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो देखिए जो आपका भागफल होता है वो आगे रखा जाएगा इस प्रकार, एक भाग आपने लगाया था 35 से, 35 नीचे होगा और आपका शेष जो होगा वो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सही 18/35
ये हमारा उत्तर निकल के आया इससे। तो दूसरा विकल्प जो है वो हमें कह रहा है 1 सही 18/35। तो हमारा उत्तर निश्चित रूप से यहाँ पर दूसरा विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न तो काफी सरल सा है और इसका उत्तर तो आप वैसे ही दे सकते हैं। यहां पर निम्न में से कौन एक पूर्ण घन है? देखिए सरल से प्रश्न होते हैं पर जल्दबाजी हम करते हैं और समय का अभाव रहता है तो कभी कभी हम बिना पढ़े ही उत्तर लगा देते हैं, उसी वजह से हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो गणित को कम समय में आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा वहां पर। तो यहाँ पर पूर्ण घन पूछा है तो देखिए 25 यहाँ पर जो है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 5 होगा। 36 भी यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग है और 64 यहाँ पर जो है ये पूर्ण घन है, ठीक है ना, ये घन है। और 81 यहाँ पर वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर 64 जो होगा तीसरा विकल्प ये हमारा उत्तर होगा और जिसका घनमूल जो होगा ये यदि हम देखें तो इसका घनमूल 4 होगा, ठीक है ना। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न भी काफी मजेदार है, भिन्नों से संबंधित ही है। देखिए कार्तिक रात 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठा, ठीक है। अब देखिए आप जैसे प्रश्न को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम थोड़ी सी उसकी कैलकुलेशन भी करते जाते हैं। तो 10 बजे से 6 बजे तक यानी कि कितने घंटे वो सोया, तो यहाँ पर 10 से 2 12 और 12 से 6 घंटे, ये तो कुल मिलाकर के 8 घंटे उसने सोने में गुजारे हैं, क्योंकि आगे इनसे संबंधित बात की जाएगी। और वह दिन का, ठीक है ना, वह दिन का 1/8 भाग खेलने में, 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है, वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधि में करता है। तो देखिए दिन में होते हैं 24 घंटे, तो उसने खेलने में कितना समय गंवाया, तो खेलने में उसने 24 घंटे का 1/8, तो 24 गुणित 1/8, 24 का 1/8 होगा यहाँ पर, 8 3 24। 3 घंटे उसने खेलकूद में गंवाए। पढ़ने में उसने कितना समय लिया, तो देखिए पढ़ने में उसने यहाँ पर दिन का यानी कि 24 घंटे का 1/6 भाग, तो यहाँ पर 4 घंटे उसने पढ़ने में गंवाए। सोने में कितने गंवाए, तो सोने में व्यतीत किए, सॉरी गंवाए नहीं, व्यतीत किए उसने। तो सोने में उसने हमने पहले जोड़ रखा है 8 घंटे। तो उसने ये जो टाइम है इसको तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि उसने ये किया, तो उसने यहाँ पर 4 3 7 और 8 15 घंटे वो व्यतीत कर चुका है इन कामों में। अब कुल घंटे कितने बचे 24 में से, तो यहाँ पर शेष घंटे जो हैं वो हमारे बचते हैं 24 - 15 बराबर 9 घंटे। तो देखिए 9 घंटे जो है वो अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, पर वो 9 घंटे जो है वो भिन्न के रूप में हमें दिखाना है। तो देखिए 9 घंटे जो होते हैं तो हम 9 घंटे को बटे 24 कर देते हैं, क्योंकि 24 घंटे में से 9 घंटे भिन्न का रूप हो गया। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9 और 3 8 24। तो हमारी भिन्न यहाँ पर बनी 3/8। 3/8 जो है विकल्प नंबर 4 को देखिए दिया है 3/8, तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा चौथा विकल्प। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे का प्रश्न इससे भी ज्यादा मजेदार है। विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। गांव ABCD 4 गांव हैं। एक दिन की मजदूरी ए गांव में 185 रुपए मिलती है, बी गांव के अंतर्गत 125 रुपए है, सी में 93 रुपए है और डी में 87 रुपए है। अब यहाँ पर जगत जो है ए गांव में 105 दिन काम करता है। अब देखिए जगत ने यहाँ पर 185 रुपए मिलने वाली जो मजदूरी थी इसमें 105 दिन काम किया है। तो और रेणु गांव सी में 180 दिन काम करती है, सी में मिल रहे हैं 93 रुपए
और उसने काम किया 180 दिन, तो ये एक दिन की मजदूरी है। तो 105 दिन में इसको कितने मिले और इसको कितने मिले, ये हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि प्रश्न अब यही पूछेगा कि कौन ज्यादा रुपए कमाता है और कितने कमाता है। तो यहां पर हम बात करें तो यहां पर जगत है ये और ये रेणु है, तो दोनों की मजदूरी निकालेंगे पहले। तो यहां पर सीधा सीधा हमें इनका गुणा करना है। तो 185 में हम 105 का जब गुणा करते हैं तो जगत की जो मजदूरी यहां पर निकल के आएगी वो आएगी 19,425 रुपए। मैंने यहाँ पर कर रखा है इसका कैलकुलेशन, है ना। और रेणु के लिए जो मजदूरी निकल के आएगी वो आएगी 16,740। अब किसने ज्यादा रुपए कमाए, तो ये आपके सामने है, जगत ने कमाए। कितने ज्यादा कमाए ये हमें निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर 19,425 में से 16,740 घटा देते हैं, तो यहाँ पर 2,685 रुपए जगत ज्यादा कमा रहा है। अब देखिए विकल्पों को, जगत व रेणु से 2,685 रुपए ज्यादा कमाता है ना। तो पहला ही विकल्प इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया। बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न जो है वो हमारे लिए काफी अच्छा है। म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं और एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2, तीसरा खिलाड़ी बोलेगा 3, चौथा खिलाड़ी बोलेगा 4। इस प्रकार खेल आगे बढ़ेगा और जिस खिलाड़ी को 7 बोलना है या फिर 14 बोलना है या फिर 21 बोलना है, मतलब 7 से जो संख्या विभाजित होती है वो आती है, तो उस जगह पर 7 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या यदि आती है उस क्रम में, तो वो उस जगह पर म्याऊं बोलेगा। और यदि वो भूल जाता है तो फिर वो खेल से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार खेल जो है बच्चों का आगे चलता रहेगा, गिनती उनकी आगे बढ़ती रहेगी और अंत तक जो म्याऊं म्याऊं करता रहेगा 7 और 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं में, वो खिलाड़ी विजेता बन जाएगा। तो इस प्रकार विजेता बनने के लिए निम्न में लिखित में से किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊं बोलना होगा। अब देखिए इतनी सारी बात यहाँ पर बताई गई, पूछी गई है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा मतलब यहाँ पर प्रश्न का इतना सा है कि आपको 7 से विभाजित होने वाले संख्याओं का पता होना चाहिए, 7 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से संख्याओं को ढूंढ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग संख्याएं दे रखी है ना। तो मैं यहाँ पर आपको सीधे उत्तर पर लेके चलता हूं और फिर 7 से कैसे विभाजित होते हैं ये आप देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए 133, 154 और 203, ये वो सम होगा। अब देखिए 7 से विभाजित होने का एक छोटा सा नियम मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, जिसे और भी नियम है पर यहाँ पर जो एक मुझे सरल लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमारे पास जैसे संख्या है 133, ये तो इसमें जो पीछे का अंक है इसका आपको दुगना कर लेना है। तो ये 13 आगे का ऐसा का ऐसा ही, और यहां पर हम लगाते माइनस और इस संख्या का आप कीजिए दुगना, मतलब इसका डबल कर लीजिए और इस डबल को इसमें से घटा दीजिए। तो 13 - 6 बचा आपका 7। अब ये जो 7 है 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है आपके सामने है, मतलब ऐसे हम संख्याओं से निकाल सकते हैं कि हाँ 133 जो है वो 7 से विभाजित होगा। अब हम दूसरी संख्या को पकड़ते हैं ऐसे ही। तो यहां पर मैंने 154 लिया। अब इसमें भी हम आगे की संख्या जो है मतलब दाईं तरफ से लेंगे 4 और 4 का डबल करेंगे 2, ठीक है ना, माइनस और ये 15। अब देखिए 4 का दुगना होगा 8, 8 को हम 15 से घटाते हैं 7 बचेगा, 7 में 7 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, आपके सामने है। फिर आगे हम तीसरी संख्या को लेते हैं 203 को, 3 का 20 वैसा का वैसा,
यहाँ माइनस 3 का दुगुना किया और 3 का दुगुना होगा 6, 20 में से 6 घटाएंगे 14 बचेंगे। 14 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, तो आपके सामने हो जाएगा 2 बार, ठीक है ना। तो एक छोटा सा तरीका है ये, जिससे हम संख्याओं को पकड़ सकते हैं। अब ऐसे करके आप यहाँ पर और भी संख्याओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। तो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा इसमें हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। देखिए 1 और 6 दशांश, तो 1 तो ये लिखा, अब 6 दशांश क्या होगा, तो 6 लिख लो और 6 का 10वां अंश, दशांश का मतलब है 10वां हिस्सा, 10वां अंश। तो 10वां हिस्सा निकालने के लिए 10 का भाग लगा देते हैं, तो 6/10। तो हम दशमलव का इसमें जब भाग लगाते हैं 10 का 6 में, तो 0.6 हमारा उत्तर होगा। नीचे 0 1 0 है, एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.6। अब इनका योग कर लेंगे तो 1.6 हमारा उत्तर बन गया ये। तो यहां पर विकल्प नंबर 2 हमें बता रहा है 1.6 हो गया उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम का मतलब आपको पता है, तो प्रश्न आपके लिए काफी सरल है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। और बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि पहले आपको छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे भी बड़ी संख्या, इस प्रकार आपको चलते जाना है। तो बस यही आपका आरोही क्रम होता है। अब यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी है वो अदल बदल करके संख्याएं वही है, सब में एक जैसी, पर कहाँ किसको आगे पीछे किया है। तो एक एक विकल्प को देखेंगे तो बहुत समय इसमें लगेगा, तो हम सीधे उत्तर पर चलते हैं और वहां पर आप उत्तरों को सीधे मिलान कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कठिन बात इसमें नहीं, सिर्फ आपको बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखना आना चाहिए, और वो भी दशमलव के रूप में। तो क्वेश्चन आपके लिए वैसे ही आसान हो जाएगा। तो इसमें हमारा तीसरा जो विकल्प होगा, देखिए सबसे छोटी संख्या यहां पर देखें तो इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, और इसमें यहाँ पर 80 है। आप समझ गए होंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0.8 हो गई। फिर यहाँ पर देखिए इसमें 8 है, इसमें भी आगे 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें भी 8 है, और यहाँ पर 80, तो ये सबसे बड़ी हो गई। अब आपको इन तीनों की तुलना करना आना चाहिए। जैसे यहाँ 8.006, इसमें 8.06 और इसमें 8.066 है, यहाँ 8.6 है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि जो दशमलव के बाद 0 आने पर संख्या किस प्रकार छोटी हो जाती है, उससे और आगे 0 लगने पर और छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार का क्रम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा, और बाकी अन्य विकल्पों को आप आसानी से देख सकते हैं, उनमें आपको इस प्रकार का क्रम नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सही क्रम में ये लिखा गया है, तो विकल्प 3 इसमें उत्तर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो 17 प्रश्न जो थे पेडागोजी के, वो हमने आपको खोल दिए थे, और 13 प्रश्न ये हो गए। तो इस प्रकार का आपका 30 प्रश्न का पूरा जो पेपर था वो हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिया। अब क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और आपका कोई भी डाउट इनसे संबंधित रहा हो, तो आप यहाँ पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ।